सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 8 फरवरी के इंतखाबात को अब 3 महीने पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों को अभी भी उन इलेक्शंस पर एतराज़ात हैं। और अपोजिशन का एतराज़ ये भी है कि जो हुकूमती जमातें हैं उनको ये मैंडेट काबिल कबूल क्यों है। 2018 में भी कमोवेश तमाम सियासी जमातों का यही मैंडेट था, उस वक्त काबिल कबूल नहीं था, धांधली का शोर मचाया जा रहा था। तो आज इस मैंडेट को किस तरह से कबूल करके हुकूमती जमातें इस वक्त हुकूमत में खामोशी से बैठी हुई हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने इन्हीं ख्यालात का इजहार अपने अंदाज में किया है और बड़ा ही शदीद उनका अंदाज था और एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू क्या की है, पहले ज़रा ये आप सुनिएगा, फिर मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं और उनकी इस गुफ्तगू पर और उनके इन खदशात पर फिर मज़ीद गुफ्तगू भी करते हैं। ये दिखाइएगा ज़रा। तो ये मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ये मैंडेट 2018 में कबूल नहीं था, अब भी कमोबेश उनका वही मैंडेट है, ये डेट है, ये क्यों काबिल कबूल है। फिर एक और डेवलपमेंट हुई गुज़िश्ता रोज़ और वो ये हुई कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया है। इसकी ऐसी क्या वजूहात थी और क्यों हुकूमत को ऐसी ज़रूरत पड़ी है? क्या शहबाज शरीफ साहब अकेले इस हुकूमत को लेकर नहीं चल पा रहे थे, या फिर जो भी वजूहात होंगी वो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी हमारे साथ जब होगी तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो फैसल करीम कुंडी साहब, जो बुनियादी सवाल है मौलाना फजल रहमान का, वो आपकी जमात से यानी पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से कि 2018 में जब आप लोग धांधली का शोर मचा रहे थे तो आज खामोशी से एक जमात हुकूमत की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और आप लोगों ने भी हुकूमत बनवा दी है, आप भी उनके बड़े सपोर्ट करने वाले हैं, तो ये आज ये खामोशी क्यों है? मौलाना साहब का ये सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मौलाना साहब को हक बनता है कि वो सवालात करें, क्योंकि मौलाना साहब के साथ जिस तरीके से आवाम ने उसको इस इलेक्शन में रिजेक्ट किया तो डेफिनेटली उनके तजस्सुस तो डेफिनेटली होगा। और बात यह है कि वो बात इलेक्शन वो हारे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, मैंने कई दफ़े बात की है, शोर वो शराबा और चीखें वो सिर में मार रहे हैं, वो बैठे, क्योंकि अक्सर औकात आजकल देखने में को मिल रहा है कि और पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठती रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं बैठती रहती। तो मौलाना साहब को अगर एतराज़ है कि इलेक्शन में उन बकौल उनके अगर धांधली हुई है तो उनके मैंडेट पे अगर डाका डाला गया है तो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है वो पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें, जो पीटीआई कहें, जो भी कहें, उनकी हुकूमत है। उनके साथ वक्तन फ़वक्तन वो बातचीत करते रहते हैं, मैंने देखे उनके डेलीगेशन आते रहते हैं, अपोजिशन में है। तो पहली बात तो ये है कि वो पहले जो है पीटीआई के हमारे दोस्त ही बड़ा इलेक्शन पे बात करते हैं और जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, तो पहले तो हक ये बनता है कि पीटीआई के हमारे दोस्त बकौल मौलाना साहब के उनके हक पे डाका डाला है, माल गनीमत जो उनमें तकसीम हुई है, तो वो पहले मौलाना साहब को अपना माल वापस कर दें। और दूसरी बात यह है कि फिर बिस्मिल्लाह करें, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से कहें कि वहाँ से जुडिशल कमीशन के जो है आगाज़ कर लें। बाकी सूबों वालों को भी हम कहेंगे कि केपी में बन गया है, अब चाहिए कि पंजाब और सिंध और जिधर भी एतराज़ात उधर ही बना लिया जाए। लिहाजा ये चीज़ें हैं। अगर मौलाना साहब को इलेक्शन पे एतराज़ात हैं, हमें भी एतराज़ात थे माजी में। हमने ही 2008 में जब 18 में जब जो है इलेक्शन हुए थे तो एपीसी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलाई थी, मौलाना साहब ने नहीं बुलाई थी, जहाँ पर पीडीएम की बुनियाद रखी गई। फिर हमें पीडीएम से निकाल दिया गया कि शायद हम जो है असम्बली से इस्तीफे नहीं दे रहे। वही अदम एतमाद जो हमने पहले दिन कहा था, वही अदम एतमाद हुई और उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी मौलाना साहब थे। उनको 4 जो है बड़ी बड़ी वजारतें मिली, उनको गवर्नर केपी और उसकी जो काबीना उनको मेजॉरिटी उनको मिली और ये चीज़ें उनके पास थी। तो लिहाजा जो है वो अदम एतमाद के जरिए नटाया। आज भी अगर अपोजिशन जमातों के पास नंबर गेम है, अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, बिल्कुल लाएं। और जहाँ तक धांधली का इल्ज़ाम है, कुछ हमारे दोस्तों को भी इस पर एतराज़ होगा, तो उनके फोरम्स मौजूद हैं। ये चौकों पे, चौराहों पे, डी चौकों पे नहीं होते, उनके फोरम्स मौजूद है, उस फोरम पे बिल्कुल आना चाहिए। और अगर बिल्कुल सबूत ठीक है और समझते हैं कि वो सीटें जिस जमात ने भी जीती हमको वापस की जाए, ये तो फैसला उस फोरम नहीं करना है, हमने आपने किसी और ने नहीं करना। तो फैज़ल साहब, ये 2018 में जिस तरह आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपके एतराज़ात थे, तो 2024 के इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, हुकूमत की फॉर्मेशन हुई, सिस्टम एक वजूद में आ गया, तश्कील पा गया, तो अचानक से आप लोगों के वो एतराज़ात ख़त्म हो गए। कराची के मैंडेट पर थे, कुछ पंजाब के कुछ हलकों में भी आप लोग के एतराज़ात थे, वो एतराज़ात क्या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए? पीपल्स पार्टी ने भुला दिया उन सबको? नहीं, हमने नहीं बोला है। हमारे कुछ दोस्तों के एतराज़ात थे, उनको हमने कहा कि आप बिल्कुल अपने सबूतों के साथ आएँ, हम अपने प्रॉपर फोरम्स पे जाएंगे। 2018 में हमें आरटीएस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था और पूरे 5 साल आरटीएस पे कोई बात नहीं हुई। हमें एतराज़ था कि
क्वेटा में जिस तरीके से साबिक डिप्टी स्पीकर के हल्के में कहा गया था कि 50-60 हज़ार ह्यूमन एरर वोट कास्ट किए गए हैं, हम उस फोरम्स पे गए, वहाँ पे हाई कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, फिर हाई कोर्ट ने उन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ फैसला किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में वो किताब बंद हो गई, आज तक उससे फैसला नहीं आ सका। और एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि बलूचिस्तान का कैपिटल क्वेटा, और क्वेटा में 50-60 हज़ार ऐसे लोग थे जिन्होंने इंसानी गलती के तहत, ह्यूमन एरर, इंसानी गलती के तहत वोट कास्ट किए। हम कोई 10, 15, 20, चलो 100 भी मान लें, बहुत भी क़यामत आज 1000 भी मान लें, लेकिन 50,000 ह्यूमन एरर वोट्स कास्ट हो तो हक तो बनता है कि उनको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाए इस शहर का नाम, जिससे 50-60 हज़ार ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंसानी गलती करके वोट कास्ट किए थे। लिहाजा ये चीज़ें हैं, और देखें ये चीज़ें हैं जो फ्लॉज हैं, इसको ठीक कौन करेगा? वो काम वो ठीक करेंगे जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो सियासी जमातें मौजूद हैं। अगर हम कानूनसाजी नहीं करेंगे, इस किस्म के रास्ते नहीं रोकेंगे, जिससे चाहे वो RTS वाले हों, चाहे और हों, चाहे जो भी हों, कानूनसाजी अगर नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में फिर कोई जमातें खड़ी होंगी और कहेंगी कि जी ये ऐसा। आज हमारा हक बनता है कि हम ऐसी कानूनसाजी करें कि हम चोर दरवाजे बंद करें। हाँ, अच्छा फैज़ल साहब, ये कानून साजी पर तो इस वक्त तवज्जो नज़र नहीं आ रही, और वही एक बार रिपीट टेलीकास्ट हमें लग रही है। 2018 के बाद आप लोगों ने PDM बनाई, आप लोग सड़कों पर आए, एहतजाज किया, और बिल आखिर वो हुकूमत गिर गई, उसको जाना पड़ा अप्रैल 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। अब एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पर आ रहे हैं, ज़ाहिर है इस वक्त वो आपके हलीफ नहीं है, वो हरीफ हैं, वो अपोजिशन के तौर पर सड़कों पर आ रहे हैं। 6 जमाती एक और ग्रैंड लाइन्स बना हुआ है जिसमें PTI है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं, दीगर जमातें हैं, वो अलहदा एक तहरीक लेकर आ रहे हैं। तो ये भी आगे जाकर अगर इनका इत्तेहाद हो जाता है, एक मजबूत अपोजिशन बन जाती है, तो ये हुकूमत जाने की बुनियाद क्या ये डलने जा रही है? आने वाले दिनों में हुकूमत को आप मजबूत और मुस्तहकम देख रहे हैं इस तहरीक के नतीजे में? देखिए, अच्छी अपोजिशन और मजबूत अपोजिशन जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। बिल्कुल जमहूरियत में अपोजिशन जमातें आपस में बैठती रहती हैं और इत्तेहाद बनते रहते हैं, हुकूमती इत्तेहाद भी बनते रहते हैं। अपोजिशन जो है अगर आपस में मिलते हैं, अपोजिशन की जमातें, अच्छी बात है। इस वक्त जो है माजी में हमारे साथ जिस तरीके से महमूद ख्वाजा जगज़ई साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह थे, बाकी जमातों के थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये लोग हमारे साथ इत्तेहाद में आते हैं तो वो कहते हैं या किसी के फ़ोन पे गए हैं या चमक के ज़रिए गए हैं। अब ये इनके साथ अगर मतलब अच्छा जगज़ई साहब इनके सदारत के उम्मीदवार भी थे, मौलाना फजल रहमान का भी नहीं पता मुस्तकबिल में इनके इत्तेहादी बनते या नहीं बनते, लेकिन अब बताएं कि वो चमक के ज़रिए गए या फ़ोन कॉल के ज़रिए गए। मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन में इकट्ठे इनके साथ बैठने में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ, क्योंकि वो फतवे भी निकालने पड़ेंगे। जब कोई यहूदी एजेंट था, किसी को मौलाना कहना जो है वो कुफर था, तो वो फतवा भी निकालना पड़ेगा। मिल जाएगा कोई ना कोई फतवा कि मौलाना को हज़रत मौलाना फजल रहमान कहलाना जायज़ हो जाएगा, यहूदी एजेंट जो है वो मुसलमानों के सिपह सालार कहें या जो भी कहें वो बन जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। हम कहते हैं कि हम अपोजिशन में या हुकूमत में एक ऐसे हद तक न जाए ताकि कल एक दूसरे के साथ हम न बैठ सकें। हम एक ऐसे हद तक जाएं, सियासी तनकीद करें, कल आपस में हम बैठे तो कम से कम आपस में आंखें मिला सकें। अच्छा फैज़ल साहब, ये आपस में तो अपोजिशन आपके साथ बैठने पे तैयार भी नहीं है। PTI तो बड़ा वाज़े अपना ये मौक़िफ़ दे चुकी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, वो हुकूमत से तो बात करने को तैयार ही नहीं है। देखें, ये बहुत अफसोसनाक अमर है कि एक पॉलिटिकल वर्कर, मैं कहूँगा, या लीडर कहें, जो भी कहें, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम पॉलिटिकल फोर्स के साथ नहीं बैठेंगे, हम आर्मी चीफ और DJSI के साथ बैठेंगे, क्योंकि माजी में उनका तजर्बा रहा है। क्योंकि माजी में भी जो बैसाखियों के ज़रिए ये किसी कंधों पर चढ़ के आए हैं, RTS बिठा कर आए हैं, तो इनका ख्याल है कि अब वैसे ही होगा। अब हम कहते हैं कि फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, और ये पॉलिटिक्स में जो है उनको धकेलना चाहते हैं। वो खुद कहते हैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, आप उनको धकेल रहे हैं नहीं आएँ, हमारा सहारा बने, हमें किस तरीके से इक़्तिदार में पहुँचाए। प्रॉब्लम इनके साथ PTI के साथ, अब वो कह रहे हैं जी शाहिद अफरीदी साहब के, जी वो इमरान खान साहब उनकी कॉल के इंतज़ार में हैं। पहले भी इमरान खान साहब 4 साल जो है वो इंतज़ार में थे कि उनको डोनाल्ड ट्रंप कॉल करेगा या मोदी कॉल करेगा, वो मिस कॉल तो नहीं आई। अब इस मिस कॉल के इंतज़ार में है। मुझे नहीं लगता कि ये सहूलत इनको मुयसर होगी कि उनको ये मिस कॉल भी आ जाए। अच्छा। लिहाजा प्रॉब्लम इस साथ ये है कि जब इक़्तिदार में जो होता है उसको वो जो है उसके पाँव पड़ना चाहते हैं हाजिर सर्विस के, और जो चला जाता है कहते हैं हमारे साथ ये धोखा किया, वो धोखा किया, उनके गिरबान पकड़ते हैं या उनके पीछे ट्रोलिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं। अब माजी में जो लोग थे उनके मुतालिक क्या कहते थे, हम एक पेज पे हैं, हमारी हुकूमत ये चला रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी ये चला रहे हैं, हमें मेंबर ये पूरे करके दे रहे हैं, हमारी काउंसाजी ये कर रहे हैं, सब कुछ वो करते थे। जैसे रिटायर हुए कहते थे ये बहुत ही जो है ना गलत लोग थे, जिन्होंने बड़ा हमें गलत गाइड किया। अब हम हाजिर सर्विस के पाँव पड़ना चाहते हैं। हाजिर सर्विस जो है इनको मिस कॉल नहीं मार रहा,
अब वो मिस कॉल के ठीक है। इंतजार में किस तरीके से मिस कॉल आ जाए ताकि हम उनके तो फॉर्म फैज़ल साहब ज़रा शौकत साहब से भी मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। शौकत साहब, ये एहतजाज आप लोग करने जा रहे हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत तो एहतजाज से पहले ही आप लोगों के साथ मुज़ाकरात करने पे तैयार है, मुज़ाकरात आप हुकूमत से नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात आप इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, तो ये आपका एहतजाज दरअसल हुकूमत के ख़िलाफ़ है या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो जमहूरियत कर रहे हैं, इनके अंदर कोई जमहूरियत नहीं है। अगर जमहूरियत होती तो आज पंजाब में छोटा सा जलसा भी करें ना तो जितना जलसा है उससे डबल पुलिस आ जाएगी और मार कुटाई तशद्दुद। ये इनका देखें, ये उस हुकूमत के साथ बैठे हुए, आप ये कहेंगे कि वहाँ तो PMLN की हुकूमत है, ये सारे बैठे हुए हैं। जमहूरियत इस तरह मजबूत नहीं होती है, सिर्फ बातों से मजबूत होती है। जमहूरियत जो है ना अपने अमली उससे मजबूत होगी। और आप शो करें, अपने अंदर करें, शो करें, आप बर्दाश्त करें, अपोजिशन की बातें बर्दाश्त करें, लेकिन नहीं, अपोजिशन हमारे खिलाफ 4 लॉन्ग मार्च हुए थे, हमने तो कोई किसी को कुछ नहीं कहा था। इन्होंने किसी ने ट्रेन मार्च किया, किसी ने लाहौर पे लॉन्ग मार्च किया। हमारे तौर पर तो बिल्कुल आजादी थी। तो शौकत साहब, अभी आप लोग का भी ट्रेन मार्च चल रहा है, तो उसमें तो कहीं कोई रुकावट ऐसी नहीं आ रही सामने। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, तो ये जमहूरियत नहीं है। बाकी देखें, ये जो मुज़ाकरात की बात, शौकत साहब, ये एहतजाज जो आप कर रहे हैं ये तो हुकूमत के खिलाफ इसलिए है ना कि वो आए और आपकी डिमांड्स पूरी करें, बैठें साथ मुज़ाकरात करें, तो हुकूमत तो पहले मुज़ाकरात पर तैयार है। देखें, इनके पास इख्तियार क्या है? ये कौन सी ये दूसरों को कहते हैं कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हमसे नहीं करना चाहते। तो भाई आपको लाया कौन है? आप तो खुद एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं और हमने ताना दे रहे हैं। हमने तो खुदा हाफिज कह दिया है ना। आप अपने अंदर जरूरत पैदा करें। 4 दफा हुकूमतों में रहे हैं और 5वीं दफा फिर आके उनकी गोद में बैठे हैं। आपने खुदा हाफिज एस्टेब्लिशमेंट को कह दिया, आपने खुदा हाफिज एस्टेब्लिशमेंट को कह दिया, ठीक है? आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? तो आप तो फिर ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, तो ये खुदाफिज कहाँ है? आप उन्हीं से बात की तो डिमांड कर रहे हैं। शरियार अफरीदी ने जो बात की है ना, वो तंजन बात की थी कि हम किस से बात करें, मतलब इस हुकूमत से जिनके पास इख्तियार ही नहीं है। हमें तो किसी का मुज़ाकरात करना ही नहीं है। हमारे लीडर जेल में है, हमारे वर्कर जेलों में, हम क्यों इनके साथ मुज़ाकरात करें, किस बात पे करें? और अगर ये कहते हैं कि हाँ मुज़ाकरात करते हैं, आ जाए, हम आपको ये फैसिलिटेट करते हैं, तो भाई आप कौन होते हैं? फिर कानून और आइन कहाँ चला गया? हम तो इसके लिए, हमारी असल लड़ाई तो आइन और कानून के बालादस्ती। ठीक है, चले अब कुंडी साहब से पूछ लेते हैं फिर कि जब इनके हुकूमत के पास, इनकी तो नहीं, ज़ाहिर है जो इनकी सपोर्ट करता हुकूमत है उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है कुंडी साहब, तो फिर ये PTI कैसे बात करें मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से? आप लोगों को तो लाकर बिठाया गया है, मैंडेट आपको दिलवाया गया बकौल शौकत चौधरी साहब के, और इन्होंने अब खुदाफिज कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को। देखें, ये बात तो कह सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनका ये पता नहीं है कि किसकी बात मानी जाए, इनकी ऑथेंटिक फ्रेंचाइज कौन सी है, कौन सी एतमाद किया जाए, क्योंकि 5 पर्चियाँ रोजाना आती हैं अडियाला जेल से और 5 मुख्तलिफ स्टेटमेंट आती हैं और एक दूसरे के पीछे। मैं नहीं कहता हूँ, पहले तो अपने में इत्तेहाद पैदा, ये तो अपोजिशन के साथ इत्तेहाद जमातें इकट्ठी उस वक्त होंगी जब ये खुद इकट्ठे हो जाएं। मैं नहीं कहता हूँ, मैं आपकी मीडिया के जरिए सुनता हूँ कि एक कहते हैं कि नहीं, वो जो फलां लीडर हमारा है उसने अगर दोबारा ऐसी बात की तो मैं ये कर दूंगा, ये गलत कह रहा है, ये सच कह रहा है, ये झूठ कह रहा है, कोई PSC का चेयरमैन बनना चाहता है, कोई क्या कहता है। और असल मसला तो ये है कि वो बेचारा जो जिसकी पार्टी में है उसको तो बोलने नहीं देते। सुनिए है ना, ये लोग अभी वो जो इनके एक दूसरे गैर भाइयों से पकड़े हुए हैं, कभी महमूद साहब एक बयान देते हैं, दूसरे तीसरा बयान देते हैं। पहले आपस में तो इत्तेफाक कर लें, इकट्ठे तो हो जाएं। सीटों के लिए लड़ रहे हैं और किसी चीज के नहीं लड़ रहे, ओहदों के लिए लड़ रहे हैं, जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। मुझे बता दें कि जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, बोल दें कि जी हमने तो पाकिस्तान की वसी तरफा के लिए, अपने पार्टी के चेयरमैन के लिए हमने ये कुर्बान जिसको भी बना दे कर लें। अभी तो ओहदों के लिए लड़ रहे हैं। सही, किसी की चेयरमैनशिप क्या होगी या क्या चीज होगी एक्सटेंड जिसके लिए 10 ऐसे आए हैं, ये ऐसे आए हैं, ये ऐसे आए हैं, ये तो और इनके पास कोई बहाना नहीं है करने को। जैसा बात यह है कि जो इनकी जो पार्टी के बानी चेयरमैन है वो अपने करतूतों की वजह से जेल में है, कि सियासी जमात ने नहीं डाला। ठीक है, इनके दौर में जब था, आप मुझे बताएं कि इनके एक मिनट, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और बताते थे कि कल परसों फलां गिरफ्तार होगा और गिरफ्तार होता था। और फिर जो है आप देखें जिस तरीके से उन्होंने किया, उस वक्त इनकी जमहूरियत की थी जब फरियाल तालपुर को ईद की रात को अस्पताल से जेल शिफ्ट किया गया। उस वक्त जमहूरियत की थी जब इनके पार्टी के बानी चेयरमैन अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि जेल में 5 स्टार होटल नहीं है, ये मैं पंखा उतार दूंगा, फ्रिज निकाल लूंगा। मैं तो आज हुकूमत से डिमांड करूंगा कि जो इनके बानी चेयरमैन ने अमेरिका में जल्द से खिताब करके कहा था कि जेल में ये सहूलियात होनी चाहिए, तो उनको भी वो सहूलियात दें। अब तो वो 7 स्टार होटल में है, कहते हैं मैंने जिम भी करना है, देसी मुर्गे भी खाने हैं,
सलाद भी खाना है, मैंने फलां चीज भी खानी है, फलां चीज भी खानी है, वो तो 5 स्टार होटल में पड़े हुए हैं। उनको वो सहूलियात दी है जो उन्होंने अमेरिका में जलसे में खड़े होकर कहा था कि ये सहूलियात होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ वो सहूलियात होनी चाहिए। ठीक है, और जो करतूत उन्होंने किए वो भुगत रहे हैं। अदालतें आजाद हैं, अदालतें अगर उनको जमानत देती हैं, पॉइंट आपका बड़ी डिटेल से आ गया। आप शौकत साहब, ये जो इस वक्त जिस सिस्टम को आप मानते ही नहीं है, उसी सिस्टम की कमेटियों की सदारत के लिए आपकी पार्टी में एक अजीब इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। शेर अफजल मरवत साहब भी दौड़ में हैं, साहबजादा हामिद रजा साहब का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। तो ये फिर ये अंदरूनी लड़ाई एक ऐसी चीज़ के लिए जिसको आप मान ही नहीं रहे, ये फिर ये क्या चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? सिस्टम की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे, सिस्टम मानने न मानने की तो बात ही नहीं हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने हमारा मैंडेट चोरी किया, इसके बावजूद हम असम्बलियों में बैठे हैं, हम पार्लियामान पे यकीन रखते हैं। देखिए, आप मुझे बताएं कि जो इस तरह के गैर संजीदा गुफ्तगू हो टीवी के ऊपर कि जी ये करतूतों की वजह से जेल में, तो ये जरदारी ने जो 12 साल जेल में गुजारे अपनी करतूतों की वजह से ही गुजारे थे ना, चोरी की थी ना, कोई ऐसे तो नहीं किया, ऐसे तो नहीं गुजारे थे, शौक में गुजारे थे। तो शौकत साहब वो सब साबित हो गया? आपके पौने 4 साल दौरे हुकूमत में क्या वो चीज आप लोग साबित कर पाए? आप मुझे बोलने थे सर, आप मुझे बोलने थे प्लीज। देखिए, अगर आप किसी लीडर के बारे में ये कहेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने लीडर को भी बेइज्जत कराना चाहते हैं ना, इसका तो ये मतलब हुआ। हम तो देखो बड़े इज्जत से बात करते हैं, हर किसी के साथ इज्जत तरीके से बात करते हैं। भाई मुज़ाकरात हम किन के साथ करें? इन मस्करों के साथ करें जो मतलब ये कि इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है कि आज इनसे कहे कि जी अलग हो जाओ, ये अलग हो जाएंगे। ये तो नून लीग को बिल्कुल वो पुलसरात रखा हुआ है इन्होंने। ये देखिए, जिनके पास इख्तियार ही नहीं है, जिनका अपना कोई वो है ही नहीं, तो इनके साथ हम क्यों बैठे भाई? और फिर इन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। इन्होंने देखे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी 3-3, 4-4 बाजियां लेके बैठी हैं और आज ही के मईशत के रोना रो रहे हैं और बिजली का रोना रो रहे हैं, गैस का रोना रो रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है ये ईरान से गैस वो जो है वो कर ले। कब से मायदा किया है इन्होंने? ठीक है, चलें शौकत साहब, वो तो आपके दौर में भी वो पूरा नहीं हो सका, वो 10 साल पहले जो पूरा होना था, 4 साल दौर आपका भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। साहबजादा हामिद रजा मशवरा दे रहे हैं कि असम्बलियों से आपको बाहर आना पड़ेगा अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब को लगाया गया। इस पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला किया गया और इसहाक डार जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्हें नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर तैनात किया गया। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये डिसीजन सामने आया। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म कमज़ोर थे, हुकूमत को सही तौर पर नहीं चलाया जा रहा था उनसे? किस बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया? क्योंकि अभी 3 माह कमोबेश इस हुकूमत को हो चुके हैं, 1 हफ़्ते बाद 3 माह मुकम्मल हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी इसहाक डार साहब की कारकर्दगी थी जिसकी बुनियाद पर उन्हें ये तरक्की दी गई है, और नून लीग के अंदर इस फैसले को लेकर क्या सोच चल रही है? और फिर इसके साथ साथ साहबजादा हामिद रजा की जानिब से जो मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है कि अगर आपकी डिमांड्स को नहीं पूरा किया जाता, आपके मुतालबात नहीं माने जाते, तो फिर असम्बलियों से एक बार फिर आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा और असम्बलियों को छोड़ना पड़ेगा। तो उससे क्या ये निज़ाम आगे चल सकेगा? हुकूमत किस तरह से अपोजिशन जमातों को डायलॉग के लिए एंगेज करेगी? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो कयूम साहब, पहले तो ये इसहाक डार साहब की जो तैनाती हुई है, इसकी क्या वजूहात हैं? कहाँ से ये इनिशिएट हुआ ये मामला? किसकी तजवीज़ थी कि उनको नायब वज़ीर आज़म बनाया जाए, और ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? देखिए, इसहाक डार साहब एक तो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी रहे, इसके अलावा मिनिस्टर भी रहे, फिर वज़ीर ख़ारजा कंसेक्टिव कई हुकूमतों में रहे, कुछ 6-7 बजट पेश किए। और जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो इवन दैन इसहाक डार साहब के पास तकरीबन कुछ 24 या 25 कमेटियां थी जिनको वो कोऑर्डिनेट करते थे और वो सारा चलाते थे। तो ही इज़ हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने उनको कोऑर्डिनेशन के लिए एक ऐड कर लिया अपना डिप्टी, तो ये कोई एलिवेशन उस तरह का नहीं है, ना ही कोई इसके अंदर कोई पावर्स उनकी अलग हैं कि वो ये कर सकते हैं या वो। तो इसलिए ये तो एक एफर्ट है गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए और एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा तेज चलाने के लिए, जो ब्यूरोक्रेसी है, और बहुत सी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग्स की अभी जरूरत पड़ती है। तो आई थिंक दैट मस्ट बी द रीजन कि उन्होंने उनको कहा कि आप इन एडिशन टू द फॉरेन ऑफिस थिंग, ये भी जो इनिशियली जो काम उनके सपुर्द किया जाएगा
उनको वो हैंडल करेंगे। तो आई थिंक इट इज़ इन दैट तो कॉन्टेक्स्ट। जनरल साहब, मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम रहे और उनके तीनों अदवार में कभी कोई उनका डिप्टी नहीं रहा, कभी कोई नायब वजीर आजम नहीं लगाया गया। तो शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक इस वक्त सवालात उठ रहे हैं कि चूँकि मुल्क को बड़े माशी मसाइल भी थे, तो क्या वो मामलात को सही तौर पर डील नहीं कर पा रहे, इसलिए इसहाक डार की ज़रूरत पड़ी है? नहीं, देखिए, शहबाज शरीफ इज दी ओनली प्रेजेंट हमारे एरेना में पॉलिटिशियन जिसको गो गेटर कहते हैं, जिसको अगर चाइना में जाएं तो वो शहबाज स्पीड की बात करते हैं। और कल परसों सऊदी एक मिनिस्टर ने कहा कि ये जो है ना शहबाज प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्शन वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन है। तो आई टेल यू कि ही इज द मैन जो आगे काम को चलाते हैं। तो इसलिए उनकी कारकर्दगी की बात नहीं है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, साथ उनकी उस कारकर्दगी को और बेहतर करने के लिए उनका एक साथी है जो साथ है। नवाज शरीफ साहब के टाइम में इसहाक डार साहब को प्रैक्टिकली तो कहीं पेपर पे तो नहीं आया, लेकिन वर्चुअली ही वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वो सारी कोऑर्डिनेशन बहुत सारी वो करते थे अभी, और उस वक्त वजीर खजाना थे और बहुत सी कॉमर्स की, इंडस्ट्री की, दूसरी मिनिस्ट्रियां जो डील करती हैं FBR वगैरह से, उन सारों को वो खुद कर रहे थे। अभी वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उनको ये कहा गया कि आप ये ड्यूटी भी करें। और इससे पहले भी आपको पता है परवेज इलाही साहब थे, नुसरत भुट्टो साहबा थी, आपके जुल्फकार अली भुट्टो साहब फॉर सम टाइम थे। तो आई थिंक ये जस्ट ए कोऑर्डिनेशन मेजर है, इसके अंदर कोई और ना पर्क है, ना प्रिविलेज है, ना अथॉरिटी ये है। जो बैरूनी मामलात हैं बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, मईशत के लिए भी बड़ी कोशिशें जारी हैं। अब देखते हैं कि ये कितना इस्तेहकाम आने वाले दिनों में इस हुकूमत को मिलता है। लेकिन अपोजिशन को क्यों डील नहीं कर पा रहे, उसको क्यों इंगेज नहीं कर पा रहे? अपोजिशन सड़कों पर आ रही है और ज़ाहिर है कि दो अलग अलग अपोजिशन बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मजीद 5 जमातें हैं। तो ये एक तगड़ी अपोजिशन है जिसके पास नंबर्स भी हैं, और अब वो असेंबली छोड़ने पर भी गौर कर रहे हैं। तो ये उससे सिस्टम डीरेल हो सकता है, कितना नुकसान सिस्टम को हो सकता है, हुकूमत उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे पा रही है अभी तक? देखें, ये असेंबली छोड़ने वाला ब्लंडर इन्होंने पहले किया था। आई होप कि ये दोबारा उसको रिपीट नहीं करते, चूंकि हुकूमत का काम रवां दमा होगा। हुकूमत को आप एक ही सूरत में हटा सकते हैं, और वो है नो कॉन्फिडेंस वोट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि देखें, आप अपोजिशन को हैंडल यही करने का तरीका है ना कि पार्लियामेंट में आए, अपना व्यू पॉइंट दें। अगर आप सड़कों पे धरने देंगे, मार्चेस करेंगे, जैसे आपने पहले अपोजिशन में थे तो 2014 से शुरू हो गए और यही कहते रहे कि वो आएंगे कंधों पे हाथ लगा लगा के, और जुडिशरी में ये होगा और हम ये कर देंगे, और फिर उसमें आपको कामयाबी हुई तो कितना नुकसान हुआ। आप ये देखें कि ये 2014 से जो शुरू किया, आज 10 साल ये जो गुजरे हैं, बाखुदा मैं बाई गार्ड में जब सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये एक कौमी सानेह से हम गुजरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत थी तो वो बड़ी 100% आइडियल हुकूमत थी। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों के प्लसेस भी होते हैं, माइनसेस भी होते हैं, लेकिन उनको हटाने का तरीका अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो और एक बंदा बेताबी से इंतजार कर रहा हो कि कम वक्त में आसमान गिर जाए, इस हुकूमत को हटाओ, मुझे बनाओ, और वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आ जाए, तो कितना मुल्क पीछे चला गया है। तो आइंदा ये गलती ना करें, एफर्ट करें। यस, मौलाना फजल रहमान साहब का ये कह रहे हैं, हम साथ मिलाते हैं, औरों को भी मिलाएं, कुछ और वोट करें। नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन मैं तो कहता हूँ पीपल पार्टी के साथ मौलाना साहब, चूंकि आपके माजी के साथी भी हैं, PDM में आप सब साथ थे एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं और जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया कि आप लोगों का यही 1-2-4 सीटों के फ़र्क से मैंडेट था, लेकिन उस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा धांधली का शोर मचा रहे थे, लेकिन अभी चूंकि आप लोग हुकूमत में, तो वही मैंडेट आप लोगों के लिए काबिल कबूल है, और आपके साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने उसमें इंक्लूड किया। तो अब उस धांधली का शोर क्यों नहीं मचाया जा रहा है? देखिए, धांधली का शोर मसला ये है कि पिछला इलेक्शन भी जब हुआ तो हमने तो अपने तौर के ऊपर उसको, और अपोजिशन ने भी एक्सेप्ट किया, और अभी भी जो इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर अपोजिशन ने और सारी पार्टियों ने ओथ्स भी लिए हैं, और सारे इलेक्शंस के अंदर स्पीकर से लेकर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सेनेट, प्रेसिडेंट, एवरीथिंग इन्होंने किया है। तो इसके ऊपर और शोर क्या मचे? देखिए, आप देखें बैनुल अक़वामी सतह पे जहां जहां पार्लिमानी निज़ाम है वहां यही होता है, इलेक्शन हो जाए तो जो 4 साल या 5 साल का टेन्योर है उनको चलने देते हैं। अभी हम अमेरिका में ट्रंप फिर पर तोल रहा है, लेकिन वो 4 साल वेट किया है।
तो आपको या तो मतलब है, अगर ये आप कहें ना इट इज माई वे और माई वे इज द हाई वे, या मैं हूँगा तो होगा नहीं, या तो कुछ भी नहीं होगा। जिन ममालिक की आप मिसाल दे रहे हैं वहां पर फिर हाँ। इलेक्शन की शफाफियत पर तो कोई बहुत बड़े सवालात नहीं उठते, वहां पर फिर कई कई दिनों के धरने तो नहीं दिए जाते, वहां पर पीडीएम भी नहीं बना करती, और इस तरह से नो कॉन्फिडेंस भी फिर जिस तरह से वो एक पूरा सिनेरियो बना वो सब भी नहीं हुआ करता वहां पर। तो या देखें, जो नो कॉन्फिडेंस का सिनारियो है ये तो अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनके अंदर भी कोई जब मेजॉरिटी लूज कर जाए तो वो आप देखें इवन विद इन दी पार्टीज, ब्रिटेन में कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, और आप कहते हैं इलेक्शन पे पॉइंट नहीं होता, अमेरिकन इलेक्शन में कितना रशियन एलिमेंट लेके आया ट्रंप ने, तो एंड तक कैसा क्रिएट किया हुआ था वो मसला। तो मेरा ख्याल है ये चीजें उठती रहती हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और उसके लिए हमारे मुल्क में हमारे आइन के मुताबिक एक तरीका है कि आप जरूर अदालत में जाएं, आप ट्रिब्यूनल में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं। अभी भी कई रिकाउंटिंग हो रही है, हमारे 2 MNA सीटें हमने लूज की हैं, और इसी तरह बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं, उसमें कोई जीत रहा है कोई हार रहा है। तो आई थिंक ये कानूनी तरीका होता है ना, अगर आप ये कहें कि जो मैं चाहूँ वो हो और ये सड़कों पे हो, तो फिर सड़कों के ऊपर तो जमहूरियत की जो है ना बसात वो भी लुट सकती है, एंड यू आर इनवाइटिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। तो देयरफॉर आई थिंक दे शुड गेट डाउन, जो माजी की गलतियां उनको सीखें और उसको करें और मिलें। देखिए अभी इनकी पार्टी से भी मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं हम मिलेंगे बात करेंगे, कुछ कहते हैं देयर इज नो क्वेश्चन, कुछ कह रहे हैं बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। ये उनका मौकिफ है। और जनरल साहब एक आखिरी सवाल ये कि हुकूमत क्या एंगेज करेगी ऑपोजिशन को, या फिर ये सड़कों पर आ जाएं एहतजाज करते रहें और आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है कि क्योंकि इससे हुकूमतें तो नहीं गिरा करती? नहीं देखें, नहीं ये बात गलत है, ये तो बात ठीक है हुकूमतें इससे नहीं गिरती, लेकिन ये भी बात है कि हुकूमत वक्त जो होती है उसकी ये प्रिविलेज होती है और वो हमेशा चाहती है कि अपोजिशन को साथ में लाए। शहबाज शरीफ साहब की पहली स्पीच में उन्होंने जहां मीसाक की मईशत की बात की, मीसाक की जमहूरियत, मीसाक के मफामत की भी बात की, और अभी भी आई एम श्योर ये जी तो हुकूमती बंदे बाहर दौड़ के जाके उनको मना के वापस लेके आते हैं। तो अल्लाह करे कि इनके अंदर भी कोई फहमो फरासत आए। पहले इन्होंने पार्लियामेंट तो बाईकाट किया, फिर प्रोविंशियल असेंबलियां तोड़ी, फिर ये सब कुछ करते, तो व्हाट हैव दे गेन्ड? लीडर पाबंदे सलासल है, पार्टी चू चू का मुरब्बा बन गई है, एक हजूम है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग क्या कह रहे हैं, को क्या कह रहा है। ऐसे तो नहीं ना पार्टियां चलती हैं। तो आप अभी वो कला के हाथों में ये चढ़ा हुआ है, उनका सियासत का तजर्बा है कोई नहीं, वकालत का पेशा एक अलग पेशा है। इधर जो 8 दिन जो आए हैं वो चेयरमैन बने हुए हैं। तो मसला इनका है, मसला किसी और का नहीं है। ये बैठ के करे, मुल्क के मफाद में है कि अपोजिशन और हुकूमत का वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल अब्दुल कयूम साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि कोशिश करेंगे कि अपोजिशन को इंगेज करें। हुकूमत एक सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग देने में कामयाब रहे, और हुकूमत साथ साथ मुआशी तरक्की के लिए भी काम कर रही है, लेकिन उसमें कितनी कामयाबी मिल रही है एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और ओवरऑल इस वक्त हम मुल्क के इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो हमें एक पॉजिटिविटी उसमें नज़र आती है। हुकूमत भी कोशिशें कर रही है कि बैरूनी सरमाकारी को मुल्क में बढ़ाया जा सके SIFC के थ्रू। अभी हमने देखा कि सऊदी वफ़द पाकिस्तान आया। इस वक्त अभी हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद हैं। आज उनके दौरे का ये तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि कहीं कोई मुआहदा या कोई ऐसी स्पेसिफिक कमिटमेंट कि कितनी सरमाकारी किस किस शोबे में हो रही है, ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं तय हो सकी हैं। तो ये मामला डिले क्यों हो रहा है, और जब ये हतमी मरहले तक पहुँचेगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे कितना फ़ायदा हो सकेगा। दीगर कौन कौन से ममालिक हैं जो कि SIFC के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ख़ासतौर पर IT के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, और इसके साथ साथ माइंस एंड मिनरल्स जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस है SIFC का। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब हमारे माशियात हैं हमारे साथ। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। गुज़िश्ता दिनों जब सऊदी वक्त पाकिस्तान आया हुआ था तो बस ऐसा लग रहा था कि दिनों में ये सरमायाकारी के मुआहदे तय होंगे और पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर को भी अभी गए 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है उनका सऊदी अरब में, लेकिन कोई मुआहदा अभी तक फाइनल नहीं हुआ। इसमें डिले की कोई वजूहत आपकी समझ आ रही है? बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ये इतना जल्दी नहीं होता। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ख़ास तौर पे,
उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और G2G लेवल पे बहुत सोच समझ के काम किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक डेलीगेशन गया, दूसरा डेलीगेशन आया और फ़ौरन से जो है वो अनाउंसमेंट क्योंकि हो गई है, ये अच्छी बात है कि अमाउंट बता दी गई है कि कितनी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया करेगा। ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी डेवलपमेंट है। अब उसके देखें निटी-ग्रिटीज़ होती हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, उसका वक्त लगता है थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में जल्द हो जाएगा। रेको डेक एक छोटा जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और कॉपर की जो माइंस है हमारी, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं दुनिया में, तो डेफिनेटली, और उसके ऊपर सोच समझ के हमारी तरफ से भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही होगी डेफिनेटली। अब ये कि वो बाहर मार्केट में या मीडिया पे हर चीज़ नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा, काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन देखें, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, बहुत अरसे बाद, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या लोकल इन्वेस्टमेंट हो, ये हमारा, अगर आप मईशत के साइज़ के हिसाब से देखें तो हम इस रीजन से आधे परसेंटेज पे खड़े हैं। अगर रीजन जो है 30% है जीडीपी का इन्वेस्टमेंट का, तो हम 14-15 के अराउंड है, तो ये बहुत लो लेवल है। तो हमारे पास अब $5 अरब अगर सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करता है आने वाले महीनों में, उसके बाद फिर यूएई आता है, चाइना और इन्वेस्ट करता है, बाकी सारे कंट्रीज फॉलो थ्रू करते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन पहला स्टेप ऑफकोर्स थोड़ा मुश्किल होता है, और उसमें मुझे लगता है वक्त लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो पॉजिटिव चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन एक और मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, हमारा जो एग्रीमेंट्स जो होते हैं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑनरिंग का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और जिस तरह से फैसले डिले होते हैं हमारे यहाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इन्वेस्टर को किसी तरह से एक बेहतर लीगल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो है हमारे कंट्री का भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो, जल्दी फैसले हों और एफिशिएंसी आए लीगल सिस्टम में। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है पूरी इकॉनमी को, ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को। तो ये सारा काम अगर जल्दी हो और हमारा एक अच्छा लीगल सिस्टम इम्प्रूव हो जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जल्दी इन्वेस्टमेंट जो है वो थ्रू होगी, और जल्दी जो है वो हम नंबर्स देखेंगे। इस हवाले से क्या अगला महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, चूँकि मोहम्मद बिन सलमान को भी पाकिस्तान आना है, और उसी में फिर IMF के साथ भी नेगोशिएशन अगले प्रोग्राम के लिए शुरू होनी है, जो कि एक हाई वॉल्यूम प्रोग्राम है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ रही है, अगर इसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो पाकिस्तान जो IMF के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है, क्या उसका वॉल्यूम फिर कम कर सकता है? यानी इस इन्वेस्टमेंट से IMF के प्रोग्राम का कोई कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही हो तो हम छोटे प्रोग्राम पर जाएँ, या फिर वही हमें 6-7-8 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी IMF के लिए? देखिए, इसमें ना 6-7 अरब डॉलर रेलेवेंट नहीं है। 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम है, 8 अरब डॉलर का प्रोग्राम है। प्रोग्राम के अंदर जो टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, जो रिफॉर्म्स के प्रोसेस बताए जाते हैं या रिफॉर्म से रिलेटेड गाइडेंस दी जाती है, पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि 7 या 8 अरब का या 2 अरब डॉलर आगे पीछे हो जाएंगे, ये इशू नहीं है। वैसे भी अगर आप देखें, अगर पाकिस्तान का पब्लिक डेट अगर आप देखें, उसमें अगर मैं एक कहता हूँ कि जी $100 बिलियन है, लेट्स से अभी थोड़ा सा कम है $100 बिलियन से, अगर मैं कहता हूँ 90-95 बिलियन डॉलर है पब्लिक डेट जो गवर्नमेंट के होता है, उसमें IMF का पोर्शन तो बहुत कम है, 6-7-8 अरब डॉलर भी नहीं है। तो वैसे भी IMF को तो हम पे करते गए, क्योंकि उनका प्लान, उनका तरीका ये होता है कि आप 2-3 साल का प्रोग्राम लेते हैं, उसके बाद पेमेंट्स चलती रहती हैं उनकी, तो उनका इतना बड़ा पोर्शन नहीं है डेट का। चाइना का पोर्शन बहुत ज़्यादा है डेट का, टोटल पब्लिक डेट में। उसके साथ साथ फिर सऊदी अरेबिया का भी अब पोर्शन है, UAE का भी है, मल्टीलेटरल हमारा सबसे ज़्यादा है, हमारा वर्ल्ड बैंक का है, हमारा पेरिस क्लब का है पोर्शन अच्छा खासा। तो IMF का कोई बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है, 6-7-8% है टोटल डेट में, 10% से कह लूँ के नीचे है। तो मेरे ख्याल में ये मैटर नहीं करता कि अमाउंट कितनी IMF दे रहा है, या अमाउंट के ऑफ कोर्स टू एन एक्सटेंट मैटर करता है, बट ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो IMF का प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। IMF के प्रोग्राम के अंदर जो टेक्निकल फ्रेमवर्क है, जो कंडीशनैलिटीज़ होती हैं कि आपने अपने आप को बेहतर कैसे करना है, टैक्सेस को कैसे सही जगह लगाना है, कम कहाँ से करना है, कैसे अपने प्राइसेस को जो है, टैरिफ्स को जो है मार्केट पे लेके आना है, कैसे जो है सब्सिडीज़ को कम करना है, कैसे डायरेक्ट सब्सिडीज़ को देना है, और कैसे जो है वो हिस्सा है इकोनॉमी का जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, उनको कैसे रोक के रखना है। हाँ, ये ज़रूर है कि IMF के प्रोग्राम में स्टेबलाइजेशन ही होती है, ग्रोथ आप एक्सपेक्ट ना करें। वो इन्वेस्टमेंट आती है, वो खुद हम अपने आप को ठीक करते हैं, अपने जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को जो है वो उनसे निकलती है गवर्नमेंट, पेंशन के रिफॉर्म्स करती है, एनर्जी के रिफॉर्म्स करती है, टैक्स सही जगह लगाती है, टैक्स रिफॉर्म्स करती है, एक्सपेंडिचर्स को कंटेन करती है, कर्ज़ों को मैनेज करती है कि आगे कर्जे कैसे जो है हम अदा करेंगे। ये सारे काम जो है हमने खुद भी करने, IMF हो या ना हो। ये अब ये नहीं है कि IMF के साथ ही होगा। तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम जो है वो मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स एसेंस, जो वो अपनी जो है फ्रेमवर्क देते हैं, रादर देन ये कि हम सिर्फ
$2-4 बिलियन आगे पीछे करें। ठीक है। और खान साहब, आज गवर्नमेंट से रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठी थी बिजनेस कम्युनिटी के मॉनेटरी पॉलिसी में, कोई चले थोड़ी सही, लेकिन ऑप्टिक्स की हद तक कोई कमी ज़रूर की जाएगी, लेकिन उसको एक बार फिर बरकरार रखा गया है और पिछले काफ़ी अरसे से वो 22% पर ही है, जो कि ज़ाहिर एक बड़ा हायर रेट है। तो अब ये इसमें नहीं कमी की गई, क्या इसका स्पेस गवर्नमेंट के पास मौजूद था कि कोई 50.5% की कमी करके या 1% की कमी करके थोड़ा रिलीफ कम से कम बिजनेस कम्युनिटी को देती, तो इससे ओवरऑल इकॉनमी पर कोई रिलीफ क्रिएट हो सकता था, कोई बेहतरी के आसार नुमाया हो सकते थे? जी बिल्कुल, देखें स्टेट बैंक मेरे ख्याल में तो 200 बेसिस पॉइंट की भी जगह थी, कट किया जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है स्टेट बैंक कॉशियस ज़्यादा चल रहा है और उसने ये देखना है कि किस तरह से एक्सटर्नल एंड इंटरनल ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये कैसे जो है वो बैलेंस करें, क्योंकि इस वक्त स्टेट बैंक का रोल बहुत क्रिटिकल है। वो चाहे पाकिस्तानी रुपये का हो, रिजर्व्स को बिल्ड करना हो, अपनी क्रेडिट रेटिंग को बेहतर करने के लिए इंपोर्ट कवर को इम्प्रूव करना हो और जो है इंपोर्ट्स को एक हद तक रखना हो, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस में खासकर तेल की कीमतें दोबारा बढ़ना, ये जो इसराइल का इशू है, इसराइल ईरान का जो प्रॉब्लम हुआ है लास्ट, ऑल्दो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं प्राइसेस, लेकिन इसकी वजह से भी स्टेट बैंक ये कहता है कि जी इंपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, फिर रुपया जो है डिवैल्यू ज़्यादा हो जाता है, फिर उसकी वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा जो इशू है ना वो गवर्नमेंट की फिस्कल साइड का है। फिस्कल साइड पे बहुत अरसे से जो कर्जा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। बजट का हिस्सा अगर आप कहें 61-62% तो सिर्फ डेट सर्विसिंग है पूरे बजट की, तो इतना बड़ा पोर्शन आप कर्जा लेके वापस दे रहे हैं, तो उसमें रुपया छप ज़्यादा रहा है। जब भी रुपया छपता ज़्यादा है, प्रिंटिंग ऑफ मनी और प्रिंटिंग ऑफ रुपी होता है, तो वो उसकी वजह से फ्यूचर इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है। तो महंगाई जो है वो रुपया छपने की वजह से और गवर्नमेंट का कर्जा लेने की वजह से, स्टेट बैंक ये कहता है, ज़्यादातर इनडायरेक्टली ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास जो फिस्कल रूम है वो कम हो खर्चा करने का या जो है अपना फिस्कल डेफिसिट करने का, ताकि महंगाई कम हो। तो वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के जो है वो फिस्कल रूम को कम करता है कि उनके पास पैसा कम हो ताकि जो है वहां से कंट्रोल हो। तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो सफ़र करता है वो बिजनेस कम्युनिटी करती है, हमारी एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सारा सफ़र करती है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि थोड़ा सा हमें जो है एग्रेसिव स्टांस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हम ग्रोथ की तरफ जाएं आहिस्ता आहिस्ता और रिफॉर्म स्टार्ट करें। गवर्नमेंट रिफॉर्म स्टार्ट करेगी तो यहाँ से रेट कट होगा और इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस ग्रोथ होगी। अगर रिफॉर्म्स नहीं होंगे, यहाँ से रेट कट भी हो जाएगा, गवर्नमेंट को अगर डेट सर्विसिंग में फ़ायदा भी हो जाएगा तो गवर्नमेंट फिर ज़ाया कर देगी फिस्कल साइड पे। तो फिस्कल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। टैक्स एंड एक्सपेंडिचर इनका बैलेंस होना, इनका बेहतर होना ज़रूरी है। सही जगह टैक्स लगाना, फॉर्मल सेक्टर से टैक्सेस को कम करना और कर्जों को कंटेन करना, एसओईज के थ्रू, पेंशन के थ्रू और डेट को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें होंगी तो तब आपकी इकोनॉमी का सही पोटेंशियल आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।